Hello friends, so we are starting with the Indian Geography segment of RAS Mains syllabus. So RAS Mains के इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस में सीधा सीधा एक टॉपिक दिया है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। और जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो डायरेक्टली फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से कोरिलेट करते हैं, जो कि NCERT में एक चैप्टर दिया हुआ है कंप्लीट। So we are going to cover the topic with the help of this chapter. देखिए, इंडिया एक वास्ट कंट्री है और वास्ट कंट्री होने की वजह से यहाँ पे वेराइड लैंड फॉर्म्स हैं, राइट, जहाँ पे हमें एक ग्रेट फिजिकल फीचर्स हैं वो शो होते हैं, उनमें वेरिएशंस भी शो होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट पेनिनसुलर प्लाटू, तो ये एक एंशियंट लैंड मास है, राइट, ये एक एंशियंट लैंड मास है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इंडिया में जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उनमें एक कॉम्बिनेशन मिलता है हमें कि एंशियंट लैंड मास और जो हिमालयाज़ का जो पार्ट है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट है और वो एक यंग लैंड मास है, राइट। इसके अलावा हमें प्री कैम्ब्रियन एरा का भी एक एग्जाम्पल मिलता है, लाइक अरावली माउंटेन्स, जो कि रग्ड माउंटेन्स है, ओल्ड रेलिक्ट माउंटेन्स है, राइट। तो अगर हम बात करें इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की, तो इसके अंदर जैसे हिमालयन माउंटेन्स हैं वो हम ये मानेंगे कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, राइट, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और जो नदर्न प्लेन्स हैं वो काफ़ी एलुवियल इन नेचर है, राइट। इसके अंदर जो भी मिट्टी सॉइल पाई जाती है वो बहुत एलुवियल है और फर्टाइल एक लैंड मास हम कह सकते हैं इसको। जब हम बात करें पेनिनसुलर प्लेटू की, तो ये एक ओल्ड या हम बोल सकते हैं एंशियंट लैंड मास है, राइट। उसके बाद में इंडियन डेजर्ट्स, जो कि अरावली के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्थित है, राइट। उसके बाद में जो कोस्टल प्लेन्स है वो भी हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो कोस्टल एरियाज़ है उसके अंदर हम पाते हैं कि कोस्टल प्लेन्स हैं वो भी काफ़ी एलुवियल हैं और फर्टाइल इन नेचर हैं। इसके अलावा जो आइसलैंड्स ग्रुप्स हैं हमारे पास इंडिया में, 2 ग्रुप्स हैं आइसलैंड के, उनमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, राइट। तो यही बात यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि इंडिया में जो हिमालय है और जो नदर्न प्लेन्स हैं वो मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि बहुत ही मतलब कम टाइम हुआ है उनको फॉर्म हुए। और उसके बाद में हम अगर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो काफ़ी अनस्टेबल जोन है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और जो भी होल माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, ये एक यूथफुल टोपोग्राफी को डिनोट करता है, यानी कि इसकी टोपोग्राफी एक चेंजिंग नेचर में है, राइट। उसके बाद में हम अगर बात करें नदर्न प्लेन्स की, तो यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स हैं और ये काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ पे बहुत सारी जो फसलें हैं वो इस एलुवियल सॉइल होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में जो पेनिनसुलर प्लेटूज़ हैं वो है इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की मदद से बना हुआ। तो हम अगर बात करें रॉक्स की, तो रॉक्स 3 टाइप की होती है, राइट। अगर इसको क्लासिफाई करें तो इग्नेस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, राइट। तो जो इग्नेस रॉक्स होती है वो लावा या मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद में बनती है, और इसका एग्जांपल हम मान सकते हैं जैसे ग्रेनाइट है। तो अगर हम बात करें हमारे पेनिनसुलर प्लेटू की, तो वहाँ पर इग्नेस रॉक्स बनती है क्योंकि ये डायरेक्टली लावा के सॉलिडिफाई और कूलिंग की वजह से हुआ है। अगर लावा अगर कूल होता है और कूल होने के बाद में से सॉलिडिफाई होता है, राइट, तो ये एक रॉक के फॉर्म में होता है जिसको इग्नेस रॉक बोलते हैं। और इग्नेस रॉक जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक होती है, राइट।
उसके बाद में हम बात करें सेडिमेंट्री की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है इसमें लेयर बाय लेयर क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है रॉक्स का। और जो अब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, इस टाइप से एक कॉम्पैक्शन होगा, और उस कॉम्पैक्शन में क्या होगा, एक रॉक बनेगी जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, राइट। और सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स हम देखें तो जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये क्या है, एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं, राइट। और तीसरा एग्जांपल हम कोल ले देख सकते हैं, जो कोल है वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट है। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनके अंदर काफ़ी मात्रा में जो जीवाश्म ईंधन अवेलेबल होता है, कोल होता है, राइट। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से किस टाइप की रॉक्स में क्या क्या अवेलेबिलिटी मिलती है, राइट। अब मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक में ये लेयर्ड भी हो सकती है और नॉन लेयर्ड भी हो सकती है। अगर लेयर्ड की बात करें तो हम लेयर्ड में जैसे मार्बल है इसका एग्जांपल, राइट। तो इस तरीके की जो रॉक्स होती है वो, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, वो इग्नेस से ट्रांसफॉर्म होके बनती है। तो ये तो थी रॉक्स। तो हम क्या देखते हैं कि पेनिनसुलर जो प्लेटू है हमारा, जो प्रायद्वीपीय जो प्लेटू है, उसके अंदर क्या होता है, अग्नेयस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ज़्यादा है, यानी कि ये बना हुआ है अग्नेयस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। और यहाँ पे हिल्स भी है और वाइड वैलीज़ भी है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि मेजर जियोग्राफिक रीजन्स है उनके अंदर क्या क्या है। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 6 टाइप के जो जियोग्राफिक डिवीजन्स है उनके अंदर क्लासिफाई किया गया है इंडिया के फिजिकल फीचर्स को, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। तो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स है, और ये नदर्न बॉर्डर से लेके और इंडिया की और मतलब नदर्न बॉर्डर में स्ट्रेच है। और हम बात करें कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो हिमालय है उसकी जो विड्थ है वो 2400 किलोमीटर्स है, राइट, लेंथ। और अगर हम विड्थ की बात करें तो ये मैक्सिमम जाती है 400 किलोमीटर्स तक, और इसकी जो मिनिमम कहीं पर अगर है लेंथ तो वो है नियर बाई 150 किलोमीटर्स, राइट। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये 150 किलोमीटर्स है इसकी जो विड्थ है, और कश्मीर में इसकी विड्थ देखें तो 400 किलोमीटर है, राइट। ईस्टर्न घाट में जो एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो ईस्टर्न हाफ में एल्टीट्यूड ज़्यादा है और वेस्टर्न हाफ में एल्टीट्यूड कम है, यानी कि जो लेंथ ऑफ जो हाइट है माउंटेन्स की, जो ईस्टर्न घाट है उसमें ज़्यादा है, ईस्ट में ज़्यादा है और वेस्ट में कम है, राइट। जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस से बना हुआ है जो कि लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंट में वेरी करती है। तो उनके बीच में बहुत सारी वैलीज़ भी है। तो अगर हम बात करें कि नदर्न मोस्ट रेंज है वो उसको नाम दिया गया है ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज, या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज। लेकिन अगर हम हिमाद्री के बारे में बात करें तो ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, राइट। और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो रेंजेस है ना, बड़ी बड़ी जो माउंटेन्स है वो अवेलेबल है। जैसे हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, इसके अलावा धौलागिरी की बात करें या कंचनजंगा की बात करें, तो ये सब जो है वो हिमाद्री का पार्ट है, राइट। और इसमें जो इनकी एवरेज हाइट है वो है लगभग 6000 मीटर, और सारी की सारी जो बड़ी बड़ी लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स है वो सब इसके अंदर लाइज करती है। मैप में देखें तो ये है हमारा ग्रेटर हिमालयाज़। लाइक अगर हम ऐसे ड्रॉ करें एक लाइन, तो इस लाइन में जो ये जो पार्ट है ये है ग्रेटर हिमालयाज़ का, राइट। ये है कंटिन्यूस रेंजेस। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट है, राइट। इसके बाद में कंचनजंगा है जो कि सिक्किम और नेपाल के अंदर मतलब सिक्किम और नेपाल जो है उनके अंदर कॉमनली है सिचुएटेड है। उसके बाद में हम अगर बात करें तो और दूसरी जो नंदा देवी भी इसी का पार्ट है, राइट। उसके बाद में
जो नंगा पर्वत है ये भी इसी का पार्ट है, राइट। तो हम मेजर जो टॉप 5 माउंटेन रेंजेज है उनकी बात करें तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है जो कि 8848 मीटर्स है। उसके बाद में कंचनजंगा जो है वो 8598 मीटर है। उसके बाद में मकालू जो है वो 8481 मीटर्स है। उसके बाद में धौलागिरी जो है 8172, यानी कि धौलागिरी और मकालू के बीच में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गैप है, लगभग 300 मीटर का। उसके बाद नंगा पर्वत है जो कि इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। तो ये नंगा पर्वत है 8126 मीटर इसकी हाइट है, यानी एल्टीट्यूड है। तो जो ग्रेटर हिमालयाज़ है उसके फोल्ड जो है एसिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिकल नहीं है। और इसका इसकी जो माउंटेन्स है वो बनी हुई है ग्रेनाइट से, राइट। हमने बात करी थी ग्रेनाइट के बारे में कि वो एक इग्नियस फॉर्म ऑफ रॉक है, और ये जब लावा या मैग्मा कूल होता है उसके बाद में जब सॉलिडिफाई होता है उसके बाद में ये रॉक बनती है। मेनली ये स्नो बाउंड रहता है हिमालयाज़, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड। और जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिमालयाज़ के जो हायर एल्टीट्यूड्स है वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें साउथ ऑफ हिमाद्री की, तो यहाँ पे ये मोस्ट रग्ड माउंटेन्स है, और इसको हिमाचल या लेज़र हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अगर हम बात करें सेकंड नंबर वाली जो ये रेंज है इंडिया में, राइट। तो ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ रेंज है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है इसके अंदर जो माउंटेन्स की वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक की एल्टीट्यूड में वेरी करती है। और एवरेज विड्थ इसकी 50 किलोमीटर है, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मली हिमालय की, तो वो मैक्सिमम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में 400 किलोमीटर है इसकी विड्थ, लेकिन ये जो है ये 50 किलोमीटर तक हाइट विड्थ है इसकी। इसके अंदर पीर पंजाल, इसके अलावा धौलाधर और महाभारत रेंजेज है वो प्रोमिनेंट है, राइट। तो हम मिडिल हिमालय में ये मान सकते हैं कि इसके अंदर पीर पंजाल है, उसके बाद में धौलाधर है और तीसरी जो है वो महाभारत है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की जो रेंजेज है ये मिडिल हिमालय का पार्ट है। तो किसी भी टाइप से अगर MCQ भी आता है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो मिडिल हिमालयाज़ है, या फिर हम ये मान सकते हैं कि जो हिमाचल या लेज़र हिमालयाज़ है, ये जो है ये वैली ऑफ कश्मीर को भी मतलब कंसिस्ट करता है। लाइक वैली ऑफ कश्मीर भी इसी में है, कांगड़ा और कुल्लू वैली भी इसी में है, जो कि फेमस हिल स्टेशंस हैं, राइट। नैनीताल भी इसी के अंदर है। उसके बाद में हम आउटर मोस्ट रेंज की बात करें तो ये जो रेंज है इसको बोलते हैं शिवालिक। तो हम एक मैप ड्रॉ करते हैं, इंडिविजुअल मैप ड्रॉ करते हैं, और उस मैप के अंदर हम शो करते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल में जो हिमालय की शिवालिक रेंज है वो वेरी लाई करती है। लाइक अगर हम बात करें जो ग्रेटर हिमालय है ये कंटिन्यूस रेंज है, और यहाँ पे हम माउंट एवरेस्ट को देखते हैं, उसके बाद में कंचनजंगा को देखते हैं जो बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पीक्स हैं। उसके बाद में जो मिडिल हिमालय है ये है थोड़ा सा डिसकंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो शिवालिक है वो भी डिसकंटिन्यू टाइप का ही है, ठीक है। तो ये जो तीसरी जो लाइन है वो शो करती है, वो डिनोट करती है कि हमारे जो शिवालिक जो रेंज है इसको लेज़र हिमालय या इसको बोलते हैं शिवालिक, जो कि आउटर मोस्ट रेंज है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो ऊपर वाली रेंज है उसको ग्रेटर हिमालय बोलेंगे, बीच वाली को मिडिल हिमालय या लेज़र हिमालय बोलेंगे, और तीसरी जो रेंज है उसको बोलेंगे शिवालिक, राइट। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक की जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर्स है, और एल्टीट्यूड 900 से 1100 मीटर के अराउंड वेरी करता है, राइट। उसके बाद में जो ये रेंज है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, उनसे ज़्यादातर मतलब डिपॉजिट मिलते हैं वहाँ पे। और जो ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ है
जो कि लेज़र हिमालय और शिवालिक के बीच में है उनको बोलते हैं दून्स, राइट। तो हम इस मैप के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो यहाँ पे जो वैलीज हमें मिलेगी लाइक ये, तो ये इनको बोलेंगे हम दून्स, जो कि लेज़र हिमालयाज और शिवालिक के बीच में, राइट। उसके बाद में फॉर एग्जांपल दून्स में देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, इस टाइप के दून्स हमें मिलते हैं। वेस्ट टू ईस्ट में हम हिमालयाज़ को अगर डिवाइड करें तो ये हम रिवर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर हम इंडस और सतलज के बीच में देखें तो इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, और उसके बाद में सतलज और काली के बीच में देखें तो इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। उसके बाद में काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और उसके बाद तीस्ता और दिहांग जो रिवर है, दिहांग इज़ द ब्रह्मपुत्रा, तो ये दिहांग और तीस्ता के बीच में असम हिमालय है, राइट। तो अगर हम नॉर्मल एक रफ मैप ड्रॉ करें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि लाइक ये हमने मैप ड्रॉ किया और इसमें हम लोकेट करेंगे कि एक्चुअल में जो रिवर के बेसिस पे हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट कैसे डिवाइड करें। तो ये है हमारा वेस्ट और ये है ईस्ट, राइट। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे बहती है इंडस, राइट। उसके बाद में सतलज, फिर ये है काली के बाद में तीस्ता के बाद में ये है दिहांग, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारे पास में, ये पार्ट है, इसको बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम पंजाब हिमालय। ये जो पार्ट है सतलज और तीस्ता के बीच में, इसको बोलेंगे कुमायूं हिमालय। उसके बाद में ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे नेपाल हिमालय, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पोर्शन है इन दोनों के बीच का पोर्शन, इसको बोलेंगे असम हिमालय, राइट। तो ये 4 टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइप्स में। उसके बाद हम बात करें ब्रह्मपुत्रा के बारे में, तो ब्रह्मपुत्रा जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है हिमालय की, उसको मार्क करती है, राइट। तो दिहांग जॉर्ज एक वैली टाइप होता है जॉर्ज, अगर इस टाइप की इधर माउंटेन है और इधर माउंटेन है और बीच में अगर इस टाइप की वैली है तो उसको जॉर्ज बोलते हैं। इसमें क्या है कि स्लोप जो है वो वेरी करती है, अगर स्लोप अगर कम है तो उसको बोलते हैं वैली, और ज़्यादा है तो उसको जॉर्ज बोलते हैं, राइट। तो दिहांग जॉर्ज है। उसके बाद में जो हिमालय है वो क्या करता है, एक सिंटेक्सियल बैंड लेता है, और उसके बाद में नीचे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके म्यांमार और उनके बीच में जो बाउंड्री है वहाँ पे ये रन करता है, राइट। तो इसको वहाँ पर हम बोलते हैं पूर्वांचल, और या ईस्टर्न हिल्स बोल देते हैं। ये जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे हम अगर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से हिमालय एक सिंटेक्सियल बैंड लेता है और नीचे आता है। तो यहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम, और इस टाइप से मतलब नीचे जो भी नॉर्थ ईस्टर्न हमारे स्टेट्स हैं उनमें। तो जो पूर्वांचल है वो मतलब सिंटेक्सियल बैंड के बाद में स्टार्ट होता है, राइट। और उसके अंदर जो है रॉक्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, और सेडिमेंट्री रॉक्स में हम जानते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है जैसे फ्यूल है या कोल है, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और वहाँ पे असम में एक डिगबोई नाम की जगह है, वहाँ पे भी ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए एक ऑयल वेल है, राइट, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट, राइट। और यहाँ पे क्या है कि डेंस फॉरेस्ट भी है, और जो पैरेलल रेंज है उनके अकॉर्डिंग ये उनके अराउंड ये फॉरेस्ट है। और जो पूर्वांचल है वो उसके अंदर जैसे पटकाई हिल्स, उसके बाद में नागा हिल्स, यहाँ पे नागा हिल्स हो गया, फिर मणिपुर हिल्स हो गया, फिर मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स हो गया, राइट। तो इस टाइप से ये जो हिल्स हैं वो इसके ऊपर है, लाइज करती है, राइट।
उसके बाद नदर्न प्लेन की बात करें तो नदर्न प्लेन वाला जो पार्ट है वो ये है। फिर हम दोबारा मैप का सहारा लेंगे, राइट, मैप का सहारा लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये हमने एक रफ मैप ड्रॉ किया इंडिया का। तो ये नदर्न प्लेन है, ये जो पार्ट है ये नदर्न प्लेन है, राइट। ये नदर्न प्लेन जो है वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इसकी ट्राइब्यूटरी से बना हुआ है। इसमें एलुवियल सोइल्स हैं, राइट। और ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करता है। और इसकी जो लेंथ है वो हिमालय के अलोंग विद ही है। तो ये इसकी लेंथ भी 2400 किलोमीटर है, जितनी हिमालय की लेंथ थी। और इसकी जो विड्थ है वो 240 से 320 किलोमीटर है, राइट। 240 टू 320 किलोमीटर इसकी विड्थ है, यानी कि ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ, राइट। ये है डेंसली पॉपुलेटेड भी है और इसके अलावा रिच सॉइल कवर भी है यहाँ पे एलुवियल सॉइल का, क्योंकि ये जो रिवर्स होती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है और यहाँ पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। और फाइन सेडिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही मिनरल रिच होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, डिपोजिशनल वर्क की बात कर ली हमने। उसके बाद में जो है, जैसे माउंटेन है और माउंटेन रेंज के बाद में अगर रिवर यहाँ से गिरेगी तो उसके बाद में धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम होती जाएगी। और इस पॉइंट ऑफ प्लेस पे क्या होता है, जैसे वेलोसिटी कम होगी तो ये क्या होती है, रिवर डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है और इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में के बीच में कुछ आइलैंड्स बन जाते हैं जिनको रिवराइन आइलैंड्स बोलते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जब नीचे आती है और जेंटल स्लोप में आती है और इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो एक रिवराइन आइलैंड का निर्माण करती है जिसको माजुली आइलैंड बोलते हैं, राइट। उसके बाद में हम अगर बात करें नदर्न प्लेन्स की तो ये इनको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पंजाब प्लेन्स, राइट। और पंजाब प्लेन में क्या होता है कि जो रिवर्स होती है उसके बीच में जो बीच का क्षेत्र है वो आब कहलाता है, ठीक है। और अगर 2 रिवर के बीच का एरिया है तो उसको आब बोलते हैं, तो उसको 2 आब बोलेंगे, राइट। तो अगर हम 5 रिवर्स के बीच का एरिया देखें तो वो उसको बोलते हैं पंजाब, राइट। तो ये पंजाब जो है इसका नाम ही ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो रिवर्स हैं इनके बीच का जो एरिया है उसको बोलेंगे पंजाब, राइट। उसके बाद में जो गंगा प्लेन्स है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में जो एरिया बना हुआ है। घग्गर नदी एक्चुअली जो प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी बहती थी उसी का एक पार्ट है घग्गर नदी। उसको राजस्थान में लोकल डायलेक्ट में नाली भी बोलते हैं, राइट। तो ये एक सीजनल रिवर है और ये रिवर और एक तीस्ता नदी है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आती है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे बांग्लादेश और ये नेपाल से होके इंडिया में होके फिर बांग्लादेश में आती है। तो ये जो एरिया है ये रफली ये एरिया जो है वो है गंगा प्लेन्स, राइट। उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा में पर्टिकुलरली जो असम का एरिया है उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, राइट। और ये जो प्लेन्स हैं इनके डाइवर्स रिलीफ फीचर्स है, यानी कि उनके अंदर अलग अलग रिलीफ फीचर्स अगर हम देखें, माउंटेन रेंजेस हो गई, प्लेन्स हो गए, राइट, और लेक्स हो गई, ट्राइब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, अलग अलग टाइप के डाइवर्स फीचर्स मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। और जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको 4 जो सेगमेंट्स हैं उनमें डिवाइड किया जा सकता है। और उन 4 सेगमेंट्स में जैसे अगर हम बात करें तो ये मान लो माउंटेन है और माउंटेन से नीचे का जो ये प्लेन एरिया है, ठीक है। ये माउंटेन से अगर रिवर गिरी
तो इस रिवर, ये रिवर यहाँ पे फॉल हो रही है और फॉल होने के बाद में यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सेडिमेंट्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, और इन पत्थरों के अंदर से जब जाएगी तो हमें सिर्फ बाहर पत्थर ही दिखाई देंगे, पानी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला पार्ट है इसको बोलते हैं भाबर, राइट, भाबर बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जब निकलती है ना रिवर, तो यहाँ की जो मिट्टी है उसको स्वैम्पी बना देगी, यानी कि थोड़ी मार्सी टाइप का लैंड बन जाएगा, इस दलदल टाइप का, और जो मार्सी लैंड है उसको हम बोलते हैं तराई, राइट, इसको बोलते हैं तराई। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, नेक्स्ट वाला पोर्शन है जो ओल्डर एल्यूवियल सॉइल को क्रिएट करता है। इसके बाद में जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, पुरानी मिट्टी है, क्योंकि तराई से निकलने के बाद में नदी जब बहने लगती है तो यहाँ पे जो ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे बांगर। और फिर लास्ट में जो है वो जो ये सेडिमेंट्स लेके आती है नदी, वो डिपॉजिट होते हैं, उनको बोलते हैं कंकर, राइट। तो ये जो 4 पार्ट हैं इसके, जब एक रिवर माउंटेन से गिरती है, गिरने के बाद पश्चात प्लेन एरिया में आती है, तो सबसे पहले भाबर, फिर आता है तराई, फिर कंकर, और फिर जो अंतिम है, नहीं, फिर बांगर, और फिर अंतिम जो है वो कंकर आते हैं, राइट। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि अंतिम में तो कंकर ही आएंगे, राइट। अब क्या होता है, जो तराई का जो पार्ट होता है, ये वाला एरिया, ये काफ़ी जो है रिच इन वाइल्ड लाइफ होता है, मतलब फ्लोरा एंड फौना में काफ़ी रिच होता है। यहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट भी यहाँ पे डेंस होते हैं, राइट, क्योंकि ये बहुत एल्यूवियल रीजन होता है। लेकिन क्या हुआ था, जब पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, तो ये जो एरिया है इसके डेंस फॉरेस्ट को काटा गया और यहाँ पे वहाँ से जो पॉपुलेशन आई थी उसको यहाँ पे बसाया गया। तो ये तो कहानी हुई नदर्न प्लेन्स की। उसके बाद में बिफोर कंप्लीटिंग द नदर्न प्लेन, इसमें क्या था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर्स होती है, क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है कि अगर छोटे लैंड मास पे अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू में क्या होता है, ये एक टाइप का टेबल लैंड है जो कि क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना, जिसका डिस्कशन हमने किया था। ये क्या है कि ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। जैसे ये जो पार्ट है ये कम्प्लीटली है पेनिनसुलर प्लेटू, राइट, ये है पेनिनसुलर प्लेटू। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, राइट। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है, ठीक है, और मेजर एरिया को कवर किए हुए हैं, जैसे मालवा प्लेटू। अगर हम इसका ये वाला एक्सटेंशन देखें तो ये वो इसको बोलते हैं मालवा प्लेटू, राइट। अगर ये आगे इधर एक एक्सटेंशन है, ये एक्चुअल में इधर से नैरो है, राइट, तो ये जो नैरो वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं बुंदेलखंड या बघेलखंड, बुंदेलखंड प्लेटू, राइट। ये जो पार्ट है बुंदेलखंड, ये मालवा, राइट। ये अरावली माउंटेन्स आ गई यहाँ पे, तो अरावली माउंटेन से जस्ट जो हम ये मान सकते हैं कि साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, इस ये जो एक्सटेंशन है इसका,
डेक्कन ये सेंट्रल हाईलैंड का, इसको बोलेंगे मालवा प्लेटू, राइट। अब क्या है, विंध्यन रेंज है वो, और ये सतपुरा रेंज है, ये विंध्यन रेंज इसके नॉर्थ में है, और उसके साउथ में, विंध्यन के साउथ में सतपुरा रेंज है, और विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के साउथ में, यानी कि सतपुरा के साउथ में जो है वो तापी नदी बहती है। दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और नर्मदा नदी 5th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। और अगर हम बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के रिस्पेक्ट में, तो ये सबसे बड़ी रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में इंडिया में। इसके अलावा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब जो है वो जो पेनिनसुलर प्लेटू को ड्रेन करती है। सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में नैरो है, और इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है उसको बोलते हैं बुंदेलखंड या बघेलखंड, राइट। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू है, वो भी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, जो कि दामोदर नदी से ड्रेन करता है। अगर हम छोटा नागपुर प्लेटू को लोकेट करें तो लगभग यहाँ पे इसका जो लोकेशन है वो है। उसके बाद में अगर इसका जो और एक्सटेंशन देखें तो ये मेघालय में खारबी एंगलोंग एक प्लेटू है, जो कि ग्रेट यहाँ पे फॉल्ट है जो छोटा नागपुर प्लेटू और खारबी एंगलोंग के बीच में। इसके बाद है फॉल्ट के बाद है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बाद है, राइट। डेक्कन प्लेटू जो है वो, डेक्कन प्लेटू की बात करें तो वो फिजिकल मैप में हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, और ये जो है वो वेस्ट में इसकी हाइट एल्टीट्यूड ज़्यादा है और ईस्ट में इसका एल्टीट्यूड कम है, यानी कि इसकी स्लोप है जो वेस्ट टू ईस्ट है। इसीलिए सारी नदियाँ, मैक्सिमम नदियाँ जो है वो सदर्न इंडिया की वो ज़्यादातर यहीं पे गिरती है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो इस साइड है, राइट। इसके अलावा हम अगर बात करें घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो डेक्कन प्लेटू को दोनों ओर से घेरे हुए हैं, राइट। अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें और उसके अंदर वेस्टर्न घाट को लोकेट करें, तो वेस्टर्न घाट है वो एक कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, और ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब बीच में इनके जो पार्ट है, यहाँ से मेजर रिवर्स है वो फ्लो होती है, राइट। और जो वेस्टर्न घाट है इसमें इसके और जो ओशियन का एरिया है, जो अरेबियन सी है, इसके बीच का जो एरिया है ये बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, राइट। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, राइट। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ये गोवा मुंबई का एरिया है, इसको बोलते हैं कोंकण। उसके बाद में मुंबई के बाद में कर्नाटका और केरला बॉर्डर के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन्स, और नीचे जो एरिया है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, राइट, मालाबार। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, जैसे अगर हम इस पार्ट की मैप ड्रॉ करें, राइट, इस पार्ट को कहीं इमेजिन करें, तो क्या होता है कि जैसे ये मान लो इंडिया का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, और ये है वेस्टर्न घाट, राइट। अब क्या होता है कि मानसून की जो भी विंड्स है वो आती है, और आने के बाद में इन माउंटेन से टकराएगी और यहाँ पे घूम के और फिर यहीं पे बारिश करवाएगी, जिसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून में, और इस बारिश की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती है। हालांकि ये एरिया है ना इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन वाइड ना होते हुए भी यहाँ पे एल्यूवियल प्लेन्स है, और इसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पानी भी यहाँ पे रिटेन नहीं रहता और पानी सीधा ओशन में चला जाता है, राइट। और उसके बाद में अगर वेस्टर्न घाट के बारे में और बात करें, तो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा कंटिन्यूस है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पासेज हैं, और उन पासेज में से ही हम निकल के और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इनको अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो ये जो पासेज हैं इनको बोलते हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट,
थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट्स बोलते हैं इनको, जो कि इंडिया के फिजिकल मैप में आप आराम से मार्क कर सकते हो। इसके बाद में जो महानदी वैली है उसके वहाँ से स्टार्ट होके और नीलगिरी तक जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट। यहाँ पे नीलगिरी है, यहाँ पे नीलगिरी और यहाँ पे महानदी वैली, राइट। तो इसके बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट। ये काफ़ी ज़्यादा डिसकंटिन्यूस है और इसके अंदर जो भी माउंटेन्स है वो इतनी मतलब ज़्यादा एल्टीट्यूड वाली नहीं है, यानी कि हाइट उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, राइट। ईस्टर्न घाट के बीच में जो भी इरेगुलर और डाइसेक्टेड पार्ट है उनके बीच में से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि वेस्टर्न घाट को यहाँ के लोकल नेम्स से भी जाना जाता है, और वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करती है नॉर्थ से साउथ में। अगर हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगी, और सारी जो बड़ी बड़ी पीक्स है वेस्टर्न घाट की वो सारी साउथ में है। एक अन्नाईमुड़ी पीक है, वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, जो कि अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। उसके बाद में डोडा बेटा है। तो अन्नाईमुड़ी जो पीक है वो 2695 मीटर है, इसकी हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 2695 मीटर। उसके बाद में जो महेंद्रगिरी है वो ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट लगभग 1500 मीटर है। इसके अलावा ईस्टर्न घाट में जो भी पीक्स हिल्स हैं, हिल रेंजेज है, इसके जो साउथ ईस्ट में है ना, जावेडी और सेवरो हिल्स भी है, ये तमिलनाडु में है, राइट। बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो में डेक्कन ट्रैप की, जो कि ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। ये सेंट्रल हाईलैंड से जस्ट नीचे वाला एरिया है, राइट। ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया और यहाँ पे डेक्कन ट्रैप, ये एक ट्रायंगुलर पार्ट है और ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। ब्लैक सॉइल से क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है कि लावा का कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से हुआ है। उसके बाद में जो सॉलिडिफाई होने के बाद में इसकी जो अपर लेयर है ना, वो डेन्यूड होके, इरोजन होके उसका, और उसके बाद में जो सॉइल बनी है उस सॉइल से बना हुआ है। तो ये है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल आपको पता है कि कॉटन कल्टीवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का उस टाइप की सॉइल में। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी इसकी हाई होती है, रिच इन मिनरल्स होती है, ठीक है। अब अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स जो हैं इसके पेनिनसुलर प्लेटो के, वहाँ पे है, राइट। अरावली को हमने लोकेट किया था, आपको पता है। अरावली जैसे यहाँ पे हम अगर नॉर्मली बनाए तो यहाँ पे अरावली है, राइट। एक अच्छा मैप नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अरावली की, तो ये हाईली एरोडेड हिल्स है, ठीक है, और काफ़ी ब्रोकन है, मतलब रेलिक्ट माउंटेन है, आपको पता है, प्री कैम्ब्रियन एरा की। इसलिए गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली में आपको पता है रायसीना हिल्स है, वहाँ पे जाके ख़त्म होती है, और ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर डायरेक्शन में रन करती है, राइट, इस टाइप से। उसके बाद में इंडियन डेजर्ट की बात करें तो जो अरावली है उसके नॉर्थ वेस्ट में इंडियन डेजर्ट्स हैं। थार का रेगिस्तान, आपको पता है, वहाँ की जो क्लाइमेट है काफ़ी ड्राई क्लाइमेट है, और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 150 mm बिलो होती है एनुअल रेनफॉल। काफ़ी एरिड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन कवर है, राइट, और यहाँ पे एनफ वाटर भी नहीं है, ठीक है। और लूनी नदी है एक, जो अरावली के वेस्टर्न पार्ट में वो एक बहती है वहाँ पे। बार चांस जो होते हैं वो क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, लाइक इस टाइप से, ठीक है, इनकी स्लोप जैसे यहाँ होती है, राइट। तो ये बार चांस है आपको मिल जाएंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और ये जैसलमेर या इंडो पाकिस्तान बॉर्डर हो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास आपको ये बार चांस मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद में कोस्टल जो प्लेन्स हैं उनकी बात करते हैं। कोस्टल प्लेन्स आपको बताया था मैंने, नैरो है बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा विड्थ नहीं है उनकी, राइट, और बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और ईस्टर्न साइड में ये ज़्यादा वाइडर है, राइट। अगर हम नॉर्मली
ड्रॉ करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट हो गया और ये हो गया ईस्टर्न घाट, राइट। यहाँ पे नीलगिरी है। अब क्या होता है, अगर हम लोकेट करें कि ये जो प्लेन्स है वो ये है, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों की, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कोस्टल प्लेन्स जो है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो कोंकण प्लेन्स जो थे वो गोवा से लेके मुंबई के बीच में, फिर मुंबई से कर्नाटका और जो केरला के बॉर्डर है वहाँ पे कन्नड़ प्लेन्स है, राइट। ये कोंकण है, कन्नड़ प्लेन्स है, और यहाँ पे मालाबार कोस्ट है, राइट, मालाबार कोस्ट। उसके बाद में ये जो पार्ट है दामोदर, ये दामोदर वैली है, और यहाँ जो नदर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं नदर्न सिरकार, राइट, नदर्न सिरकार। और उसके बाद में जो साउथ वाला जो पार्ट है जहाँ पे जावेदी और हमने बात करी थी, जावेदी और सेवरॉय हिल्स है तमिलनाडु में, राइट। तो यहाँ तक का एरिया है वो नदर्न सिरकार से कवर करता है, जिसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, राइट। यहाँ पे उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, जो कि इंडिया की जो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, राइट, चिल्का लेक। और ये है साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, जो महानदी जो रिवर है उसका डेल्टा बना हुआ है। डेल्टा एक्चुअली में क्या होता है कि जब रिवर की स्लोप बिल्कुल ग्रेडियंट है वो बिल्कुल कम हो जाता है और ये सीधा जाके ओशियन में मिलने वाली होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि बिल्कुल इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। और इसको बोलते हैं डेल्टा। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं डेल्टा। तो क्या है कि ये जो डेल्टा है महानदी का डेल्टा है, उसके साउथ के अंदर जो है वो चिल्का लेक है, राइट। उसके बाद में आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया में क्या है कि 2 टाइप के आइलैंड ग्रुप्स है। यहाँ पे है लक्षद्वीप और यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार, राइट। अब अंडमान एंड निकोबार में स्पेसिफिकली बात करें हम अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ पे है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद में मिडल अंडमान, फिर है साउथ अंडमान, फिर उसके बाद में है ये है लिटिल अंडमान, राइट। और यहाँ पे है अंडमान सी। और अंडमान सी जो है इसके अंदर एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड में क्या है कि एक बैरन आइलैंड के अंदर क्या है कि एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं वो है, और इसमें से लावा बहता रहता है एनी टाइम, राइट। तो लक्षद्वीप का जो नाम है वो पहले क्या था, लक्काद्वीप था, और 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लक्षद्वीप बना दिया। ये एक ग्रुप था लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनीडीव का, लेकिन 1973 में लक्षद्वीप इसका नामकरण करके और इसकी जो कैपिटल है वो कावारती बना दी। और कावारती जो है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से एरिया पे एक छोटा आइलैंड है, उसको बोलते हैं कावारती, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड एक बर्ड सेंचुरी है जिसको बोलते हैं पीटी आइलैंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बना है कोरल से। अब कोरल क्या होता है कि छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है यानी कि एक तरह से चूना हो गया, चूना पत्थर, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को कोरल्स। अब क्या होता है कि ये जैसे ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो वैसे की वैसी रह जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लैंड मास टाइप बन जाता है जिसके ऊपर हम आराम से चल सकते हैं, राइट। तो ये जो लक्षद्वीप है ये कोरल से बना हुआ है, राइट। अब ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। इसके अंदर सबसे पहली होती है बैरियर रीफ, राइट।
उसके बाद में इन्फ्रिंजिंग रीफ और उसके बाद में एटोल्स। अब क्या होता है, जो बैरियर रीफ होती है वो क्या करती है, जैसे कोई छोटा सा लैंड मास है ओशियन में जो दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर ये ऐसे इस टाइप से बन जाएंगे कोरल्स, और वो मरते जाएंगे और उसके बाद में वो एक्सटेंड भी करते जाएंगे, साथ साथ में दूसरे नए कोरल्स हैं वो भी एक्सटेंड करते जाएंगे। इनके बीच में लेगून्स भी बन सकती है, राइट। इनके बीच में क्या पानी भी हो सकता है, एक झील टाइप भी बन सकता है, ठीक है। और ये लैंड मास है, तो लैंड मास के चारों ओर ये एक टाइप से बैरियर क्रिएट कर देगा, बैरियर बना देगा, ठीक है। और ये जो लैंड मास है इसके चारों ओर एक बैरियर बन जाएगा जिसको बोलेंगे बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अराउंड 2300 किलोमीटर की उसकी लेंथ है, राइट। उसके बाद में आता है इन्फ्रिंजिंग। इन्फ्रिंजिंग में क्या होता है कि ये मान लो लैंड मास है और इसके ऊपर ये पानी के जस्ट, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है लैंड मास की वो पानी के जस्ट इक्विवेलेंट है, राइट। तो यहाँ पे इसके चारों ओर क्या होता है, इन्फ्रिंजिंग रीफ बन जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये एक तरीके से थोड़ा आइलैंड टाइप दिखता है ये, राइट। एटोल्स भी इसी टाइप का एक एग्जांपल है, राइट। एटोल्स क्या होते हैं कि थोड़े दूर दूर बनते हैं और एक तरीके से एक माला टाइप की बनी आती है, राइट। इसके अंदर लैंड मास बहुत नीचे होता है, राइट। तो हमने पढ़ लिया लक्षद्वीप के बारे में। अंडमान के बारे में देखेंगे। अंडमान के बारे में हमने बेसिक स्ट्रक्चर अंडमान की हमने जान ही ली है, राइट। जो लिटिल अंडमान है वो सबसे सदर्न पॉइंट है अंडमान का। ये बड़े साइज में, और माना जाता है कि जो हिमालय जो सिंटेक्सियल बैंड लेता है ना, राइट। हिमालयाज़ का जो बैंड है ना, जैसे हम मैप में देखें, जो एक्चुअल मैप है हिमालयाज़ का जो बैंड है वो क्या होता है आगे जाके, और उसके बाद में यहाँ पे जो ये जो हिमालय का एक्सटेंशन मानते हैं इसको, ये क्या होता है अंडर वाटर माउंटेन्स है एक तरीके से, राइट। अंडर वाटर माउंटेन्स है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है कि कोरल रीफ्स नहीं है, कोरल का पार्ट नहीं है, कोरल से बने हुए नहीं है, राइट। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसका जो ये इसके जो लैंड मास है वो बिल्कुल ये माउंटेनियस है, पत्थर से बना हुआ है पूरा। यहाँ पे हमने देखा था कि एक्टिव वोल्केनो भी है एक बैरन आइलैंड में, राइट। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है एक। उसके बाद देखते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, आइलैंड्स के बारे में पढ़ लिया है, तो कुछ और बच गया है क्या, देखते हैं। बैरन आइलैंड के अंदर एक एक्टिव वोल्केनो है, बैरन वोल्केनो, राइट। अब अगर हम इसको समराइज़ करें तो क्या आता है कि जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है उसमें यूनिक फीचर्स हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पर वाटर है, फॉरेस्ट वेल्थ है, वाटर है, ये मिलता है क्योंकि सारी की सारी नदियाँ माउंटेन्स से ही निकलती है, राइट। इसके अलावा जो नदर्न प्लेन्स है उनके अंदर बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है, हमारे लिए एक तरीके से ग्रेनरीज का काम करती है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटू। तो ये मिनरल्स का स्टोर हाउस है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इवन ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट का डेन्यूड होके बनी हुई मिट्टी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये जो मिट्टी है ब्लैक सॉइल भी है यहाँ पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। जो आइलैंड ग्रुप्स है वो फिशिंग के लिए, हमारी पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये था कंप्लीट टॉपिक जो हमने कवर किया है, जो कि आरएस मेंस के जो ज्योग्राफी सेगमेंट में सेकंड नंबर जो हमारा पॉइंट है, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। आई थिंक it will help you out in the exam. Thank you.